नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 3 महीने बाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि हम इस बीमारी से बहुत जल्दी बाहर निकल के आ जाएंगे। सरकार की गाइडलाइनों का अनुसरण करते हुए हमें अपने कार्य करते रहना है, रुकना नहीं। इसी के साथ जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम इसी के साथ जीना होगा। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि बच्चे इन लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कम पढ़ पा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ना शुरू कीजिए। आपके एग्ज़ाम होंगी, सरकारी गाइडलाइन सर जो भी डेट होगी आपके एग्ज़ाम होगी, तो लगातार पढ़ते रहें, अन्यथा जो पढ़ रखा उसे हम भूल जाएंगे। उसी क्रम में हम लोग एक आज नया टॉपिक्स लेके आए हैं। तो मैं अपने सब्जेक्ट की टॉपिक्स को शुरू करने से पहले कुछ समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और फिर उसके बाद अपने टॉपिक्स हम लोग निर्धारित कर दिए हैं। जो विद्यार्थी एनटी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग शेड्यूल बना दिया है। स्कूल लेक्चर, आरपीएससी, डीएसएसबी, पीजीटी और कॉलेक्चर्स, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम जो ज्योग्राफी की पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है अभिप्राय ऐप, उसे आप डाउनलोड करें। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर मेरे वीडियो ज़्यादा नहीं होंगे, मेरे वीडियो ऐप पर होंगे। तो जो विद्यार्थी है वो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। वीडियो क्लास होंगे, लाइव क्लास होंगी, टेस्ट होगा और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होंगे। पढ़ाने के बाद उस दिन जो भी प्रॉब्लम रही है आपने, उस प्रॉब्लम को आप वॉइस के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम शुरू करें। एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हुए और नया मुद्दा क्या है आप सही देख पा रहे हैं। समसामयिक मुद्दा है वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, बुश फायर। क्यों लिया ये टॉपिक्स हमने, क्या कारण हुआ आज इस टॉपिक को लेने के? क्योंकि आज आप देखिए अखबार हेड 2 दिन से लगातार कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। तो हम ज्योग्राफी की दृष्टि से देखेंगे कैलिफोर्निया कहाँ है, वो अलग बात है। क्या परिप्रेक्ष्य होगा वो देखेंगे हम आगे जाके। पहला तो टॉपिक्स तो ये देखना पड़ेगा कि वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, बुश फायर तीनों एक ही वर्ड से अलग अलग नामों से जाना जाता है। वाइल्ड फायर मैं इसे उपयुक्त मानता हूँ फॉरेस्ट फायर के मुकाबले, हालांकि वही आप जंगलों में आग। बुश फायर यह भी जंगलों में आग है और वाइल्ड फायर वह भी जंगलों में आग है। इसको कुछ हद तक आगे बढ़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फायर, क्योंकि इस आग से वन्य जीव भी संकट में आ जाते हैं। तो इसको आगे जाके वाइल्ड लाइफ फायर भी बोल देते हैं। कई लोग इसे पीट फायर बोलते हैं, स्मोक फायर बोलते हैं। बहुत सारे लगभग 50-60 नाम है इसके, जो कि हम लोग मोस्टली जो नाम उनकी बात चर्चा कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि ये वनों में आग है वो क्यों लगती है और बुश फायर क्या है। तो एक एक करके हम लोग एक चीज देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर, जिसको मैंने बुश फायर कहा है, बुश फायर। वैसे ये जो शब्द है बुश फायर
ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका के वनों में लगने वाली आग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बुश फायर। कुछ लोग दक्षिणी अफ्रीका के यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पार्ट पर बुशमैन का जो एरिया है वहां जो आग लगती है उस आग को वो लोग बुश फायर कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये विशेषता है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका यानी सदर्न कॉन्टिनेंटल में उष्णकटिबंधीय वनों में लगने वाली आग को बुश फायर कहते हैं। बुश फायर का मतलब है झाड़ी और ग्रासलैंड में जो तीव्र गति से जो आग लगती है, जो अनकंट्रोल होती है, उस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यानी वह तीव्र गति से लार्ज एरिया में स्प्रेड होने वाली फायर को, आग को बुश फायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बुश फायर। तो अब हम जान चुके हैं बुश फायर क्या है और फॉरेस्ट फायर। कई लोग इस वर्ड को हिल फायर भी कह देते हैं, ये भी सही है क्योंकि जंगल अधिकांशतया पर्वतीय भागों पर अधिक पाए जाते हैं और वह क्षेत्र वेजिटेशंस एरिया होता है, वनस्पति एरिया होता है, तो कई बार इसे वेजिटेशंस फायर भी लिख देते हैं। तो ये हिल फायर है। तो हिल फायर का क्या इफेक्ट होगा, किस प्रकार आग का प्रभाव बढ़ता है घटता है, वो सारी चीजें जानेंगे। इससे पहले हम देखें चर्चित जो हमारे पास ये बुश फायर रही है कौन कौन सी रही है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, काफी जन धन वन्य जीव का नुकसान हुआ है, ऑस्ट्रेलिया फायर। और इससे पहले कैलिफोर्निया फायर, अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में घटना हो रही है, पहले भी घटना हो चुकी। इसके बाद कैप फायर, मैं इसको कैप फायर क्यों कहूंगा, क्योंकि ये दक्षिणी अफ्रीका में आग लगी है, इसलिए इसको कैप फायर कहता हूं मैं इसे, दक्षिणी अफ्रीका में। इसी प्रकार भारत में जो आग लगी है, भारत में उत्तराखंड की वनों में आग लगी है। उत्तराखंड यानी जो ग्रास लैंड है, ग्रेसी लैंड और आपकी जो झाड़ी वाला एरिया है, वहाँ जो आग लगी है उसे बुश फायर कहते हैं। और ये भारत में अभी हाल ही में उत्तराखंड में आग लगी थी। कितनी आग लगी वो हम देखेंगे। इस आग का ज्योग्राफिकल डिविजन्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो अब हम देखेंगे बुश फायर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक्स के अंतर्गत। क्या है, तो क्या है ये हम लोग जान चुके। बुश फायर जंगलों में लगने वाली एक आग है, पहला टॉपिक्स। दूसरा, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। भौगोलिक वितरण, प्रभाव, सुरक्षा के इंतजाम या रोकथाम। तो बुश फायर क्या है? जंगलों में तेज गति से बड़े क्षेत्र में लगने वाली भीषण आग को बुश फायर कहते हैं। क्या कारण है? पहला, प्राकृतिक कारण
मानवीय कारण। विश्व की रिपोर्ट की हम बात करें या हमारी जो रिपोर्ट है भारत सरकार की, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बात करें, 5 में से 4 वनों में जो आग लगती है वो मानव के कारण है। अर्थात 95% जो आग है उसके पीछे मानव की गतिविधियां हैं। यानी भारतीय सरकार का सरकारी आंकड़े हैं, 2019 के नए डेटा है, उसके तहत 95% आग मानवीय क्रियाओं से लगती है। भारत में, मैं बात कर रहा हूँ भारत की चल रहे हैं, तो भारत में 36,000 आग की घटनाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू 2019 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 36,000 आग लगती है। अब आते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कारण क्या है और मानवीय कारण क्या है, सबको हम लोग एक बड़े स्केल पर देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। पहले तो हम देखें प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूकंप, जलवायु, वनस्पति, सूखे, वृक्ष, पेड़, चट्टानों की रगड़, एवलांस, तो अब हम देखें ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के द्वारा आग लगती है वन। जिन पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं उनके संपर्क में वनस्पति आकर खाक हो जाती है। इस ज्वालामुखी घटना के कारण पायरोक्लास्टिक क्लाउड का निर्माण होता है। ये भी एनवायरनमेंट में आर्द्रता को खत्म कर देती है और फिर वहां आसपास के एरिया में आग लग जाती है। भूकंप के कारण भी उन क्षेत्रों में आग लगती है, लेकिन ये इतने इफेक्टिव नहीं, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं। जलवायु, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में आर्द्रता की कमी और शुष्क वायु के कारण उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में आग लगती है। देखिए आप, भारत में सबसे ज्यादा 2019 के डेटा के अनुसार मिजोरम में सर्वाधिक आग लगी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आग लगी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अन्य कई प्रदेश हैं जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो यानी जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है और आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, वायु तीव्र गति, वायु शुष्क हो जाती है, पवन तीव्र गति से चलती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, आग लग जाती है। इसी प्रकार मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, जैसे कि कैलिफोर्निया के निकट वाले क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के निकट आर्द्रता का अभाव और पर्वतों की, ध्यान देना, क्योंकि भूआकृतिक या कह सकते हैं हम लोग लैंड फॉर्म भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं।
तो पर्वतीय क्षेत्रों की संरचना या पर्वतों की संरचना के कारण भी आग में वृद्धि हो जाती है। तो उन क्षेत्रों में आर्द्रता के अभाव के कारण और बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर जोड़ेंगे, यानी पर्वतीय क्षेत्र को भी मैं इसमें शामिल करूंगा। दूसरा, पवन। पवन भी फॉरेस्ट फायर को प्रभावित करती है। देखेंगे मैं अभी कैसे प्रभावित करती है। वनस्पति, तो वनस्पति कौन सी होगी? सदाबहार भी हो सकती है, जैसे कि अमेजन में लगी थी कुछ दिन पहले आग, अमेजन में बुश फायर हुई थी। तो उष्णकटिबंध में, पतझड़ वनों में, यहां पर रगड़ के कारण चिंगारियां पनप जाती है। उस चिंगारी से सदाबहार वनस्पति में आग रहती है, लेकिन उसके पीछे बीच में अचानक आर्द्रता की कमी हो जाती है, तो फिर वो आग भड़क जाती है। सूखे वृक्ष, पेड़, चट्टानों की रगड़ और एवलांस। अब हम देखते हैं कि पवन कैसे हमारी आग को प्रभावित करती है। विंड और पर्वतीय स्वरूप, ये दोनों किस प्रकार आग को प्रभावित करती है। तो चले हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे, इंडिया के संदर्भ देखेंगे और भारत और राजस्थान के संदर्भ में भी देखेंगे। अभी हाल ही में चर्चा कर रहे हैं हम लोग कैलिफोर्निया के संदर्भ में, क्योंकि आग कहाँ लगी हुई है? कैलिफोर्निया। तो जब तक हम लोग कैलिफोर्निया को नहीं समझेंगे, अभी प्राकृतिक कारण समझ रहे हैं, मानवीय कारण अभी नहीं लिखा है हमने। तो कैलिफोर्निया के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये कोई पर्वत है, माउंटेन है। इस माउंटेन में यहां हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से हवा ऊपर जाती जाएगी और ऊपर जाएगी तो माउंटेन्स के निकट इस हवा के कारण, इस माउंटेन के निकट रूदोष परिवर्तन होता है। इस रूदोष परिवर्तन को जानने के लिए हमारे लास्ट की वीडियो उन्हें आप देखें। रूदोष परिवर्तन के कारण जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी हो जाती है और यहां बादल बन जाते हैं और यहां पर इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। जरूरी नहीं है यहां पर बरसात हो, लेकिन एक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे हवा शुष्क है तो यहां से इस शुष्क हवा ऊपर जाएगी, ठंडी होगी और जैसे ही नीचे उतरेगी रूदोष में परिवर्तन के कारण, रूदोष परिवर्तन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस क्षेत्र में अचानक क्या लगेगी? उस क्षेत्र में आग लग जाती है। तो अब हमारे पास दो प्रकार की पवनों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, पर्वत समीर और घाटी समीर। यानी ये जो पवन है इसको कहेंगे हम एनाबैटिक, इसको कहेंगे हम कैटाबैटिक। तो यानी ये जो पर्वतीय समीर है, इस पर्वतीय समीर के कारण उन क्षेत्रों में आग लग जाती है। अब आते हैं कैलिफोर्निया पर। तो कैलिफोर्निया पर ग्रेट बेसिन एरिया से हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है और वहां से फिर हवा गर्म होकर रॉकीज को पार करके जैसे ही कैलिफोर्निया की घाटी में प्रवेश करती है तो पवन गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है और वनों में
आग लगा देती है और उस पवन को सांता आना कहा जाता है। अब सवाल नोट कीजिए, सवाल देखिए। सवाल आया चुका है पिछली बार, आप मुझे ध्यान नहीं कब आया था। क्या सांता आना कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली आग के लिए जिम्मेदार है? पहला सवाल। जिससे आ रहा है वो लिखते जाए आंसर, आने तक पूछ लेना बाद में। जिम्मेदार है या नहीं है? दूसरा सवाल, वनों में लगने वाली आग के लिए मुख्यतया कौन सी पवन जिम्मेदार है? कैटाबाइटिक, एनाबाइटिक, कैटाबाइटिक, एनाबाइटिक, सीजनल विंड या जल समय? क्वेश्चन दोबारा सुन ले। वनों में लगने वाली आग के लिए या उन आग को बढ़ाने के लिए कौन सी पवन जिम्मेदार है? कैटाबाइटिक, एनाबाइटिक, जल समीर और सीजनल पवन। सीजनल यानी मौसमी पवन है। तो अब आपको पता है कि एनाबाइटिक से आग लग रही है या कैटाबाइटिक से लग रही है। तो जलवायु का संदर्भ हो गया क्लियर। अब हम चाहते हैं कि पर्वतीय स्वरूप देखें। यदि हमारा मान लो इस क्षेत्र में आग लग रही है, ये क्षेत्र है, ये आग लग रही है साहब, ये आप एरिया देख रहे हैं, ये आग लग रही है। आग कब बढ़ेगी और कब आग में कमी होगी? तो पर्वतीय संरचना ढाल और स्वरूप के अनुसार यदि ढाल 10 डिग्री है तो फॉरेस्ट फायर में तीव्र गति देखी जाएगी। यदि ढाल 10 डिग्री से ज्यादा है तो फॉरेस्ट फायर में जो गति है उसमें क्या होगी? कमी। चीजें क्लियर? तो यानी आग कब बढ़ेगी? जब ढाल पर्वत का 10 डिग्री है तो वो आग बढ़ेगी। यदि ढाल 10 डिग्री से ज्यादा है तो फॉरेस्ट फायर में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये सवाल, ये टॉपिक्स, यानी जो आग है, वनों में जो आग है, ये टॉपिक नॉट ओनली ज्योग्राफी बट आल्सो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट टॉपिक्स है, डिसिप्लिनरी टॉपिक्स है। पर्यावरणीय मुद्दों पर भी, इन्वायरमेंट के मुद्दों पर भी आग आती है। इंजीनियरिंग फील्ड में भी पूछे गए सवाल से किन क्षेत्रों में पर्वतीय, किन भागों में है पर्वतीय ढाल? हमारे जियोमॉर्फोलॉजी है, हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी में ढाल एनालिसिस है। एनालिसिस में सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा और प्रबंध हमारे टॉपिक्स में भी हैं। ध्यान देना, जो ज्योग्राफी से विद्यार्थी हैं वो प्राकृतिक आपदा प्रबंध भी है और जियोमॉर्फोलॉजी स्लोप भी है। तो कितने स्लोप तक फॉरेस्ट फायर में वृद्धि होगी और कितने स्लोप के बाद आग में कमी देखी जाती है? तो चीजें क्लियर हमारे पास, यानी जियोमॉर्फोलॉजी देख लिया हमने और क्लाइमेटोलॉजी भी हमने देख लिया। अब चलते हैं, प्राकृतिक कारण देख लिया, अब मानव और उसकी आर्थिक क्रियाएं। मानव और उसके आर्थिक क्रियाएं। एवलांच के द्वारा भी आग लगती है। पर्वतों से जब चट्टानें रिगड़ कर आती है तो वहां पर भी आग लग जाती है। मानव आर्थिक क्रिया है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और देखा गया है, रिपोर्ट में पाया गया है कि मानव ने पावर लाइन बिछा रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछा रखी है। वो लाइन
पर्वत वो लाइन जंगलों से गुजरती है, तो उसके कारण वनों में आग लगती है। इसके बाद अब संरचनात्मक निर्माण कार्य में सड़क का निर्माण करते हैं या अन्य गतिविधियां करते हैं, तब भी क्या लगती है, वहां पर वनों को साफ किया जाता है, साफ करने के करते हैं तो वहां पर भी आग लग जाती है। तीसरा कारण यानी अवसंरचनात्मक कार्य, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि कार्य। मानव की पॉपुलेशंस, मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके भरण पोषण का भार प्रत्यक्षतया भूमि पर पड़ रहा है, उपजाऊ भूमि पर पड़ रहा है। तो मानव अपने परिवार समाज की भरण पोषण के लिए वनों को साफ करके एग्रीकल्चर कर रहा है, जिसके कारण वनों में आग लगती है। कुछ लोगों का विद्वानों का मानना है रिमोट एरिया में रहने वाली ट्राइब्स के कारण वनों में आग लगती है। हो सकता है, लेकिन यदि हम उनको समझाया जाए, उन्हें हम तकनीकी ज्ञान दिया जाए, तो वो भी नहीं लगती। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वनों में जो बीमारियां, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब आग लगा देते हैं तो वो आग के बाद वो धरातल पर राख बन जाते हैं, और फिर जैसे हम उसे खेती काम में लेते हैं तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। इस कारण ट्रेडिशनल खेती के कारण ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कारण वनों में आग लगती है। दूसरा, कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज मैं यहां पर फिर ले चलता हूं, हालांकि वनों की आग नहीं कहूंगा उसको मैं। होली के समय होली का डांडा गाड़ा जाता है, होली मनाई जाती है, तो कई आदिवासी समूह हैं क्योंकि उनके पास वनों का वो होता है, तो वो आग लगा देते हैं। तो इस कारण भी वनों में आग लगती है, लेकिन उसे हम ज्यादा नहीं मानते, लेकिन वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार वो भी आग लगती है। तो पावर लाइन, अवसंरचनात्मक कार्य, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटी के कारण कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है, उसके पीछे बहुत सारी कारण, क्यों नहीं रोकथाम उसका, अब देखेंगे हम लोग इसका रोकथाम क्यों नहीं हो पाता है, क्यों इसका असर कई दिनों तक रहता है। तो उसमें माना गया एक रिपोर्ट के अनुसार कि ये पावर लाइन के कारण ही इन जंगलों में आग लगती है। अब इसका ज्योग्राफिकल इश्यूज देखें, सबसे ज्यादा कहां आग लगती है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से एरिया है, प्रभावित प्रदेश कौन से है? तो मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सर्वाधिक, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सर्वाधिक फॉरेस्ट फायर जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया है, और वो भी ये वाला जो प्रदेश है, इस प्रदेश में बहुत ज्यादा आग लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज्यादा वनों में आग लगती है। इस क्षेत्र विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, जलवायु ठंडी, फिर भी यहां पर आग लगती है। इन क्षेत्रों में वही पवन यानी कैटाबैटिक पवन के कारण इन क्षेत्रों में आग लगती है।
आग काबू क्यों नहीं होती है वो देखेंगे अभी हम लोग। दूसरा जो एरिया है, पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रदेश फॉरेस्ट फायर संभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा कैलिफोर्निया, यूएस। सबसे ज्यादा लगती है अमेरिका में, यहां पर कैलिफोर्निया को, कैलिफोर्निया घाटी। अभी देखेंगे किस लिए ज्यादा आती है कैलिफोर्निया घाटी। हाल ही में अमेजन बेसिन में भी आग लगी है, अर्थात सदाबहार वनों में भी आग लगी है। और भारत, इसको हम केवल इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। बाकी ये तीन जो एरिया है ये सबसे ज्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया, ये तीन मेजर पार्ट है। लेकिन पिछले दिनों अमेजन बेसिन में भी आग लगी थी, काफी चर्चा रही थी इसकी, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। भारत को इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम भारत के संदर्भ में भी इसकी हम स्टडी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आग का प्रसार, वनों में जो आग का प्रसार है वो कैसे होता है। तो मैं यहां हाल ही के संदर्भ की घटनाओं के आधार पर ही बात करूंगा। ये कैलिफोर्निया का एरिया है। जो विद्यार्थी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, भौगोलिक जानकारी है, यूएसए के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कैलिफोर्निया आती है। यहां पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। ये जो एरिया है पूरा माउंटेन एरिया है। यहां ग्रेट बेसिन है, अभी दिखाते हैं आपको ग्रेट बेसिन। ये जो पूरा ये घाटी है, कैलिफोर्निया की घाटी है पूरी की पूरी। अब देखिए ज्योग्राफिकल यानी जियोमॉर्फोलॉजी की दृष्टि से हम सवाल करना चाहें, सवाल क्या बनता है। कैलिफोर्निया की घाटी है, अभिनति, अपनति, भ्रंश घाटी, कोई नहीं। इसका आंसर दें आप लोग। तो इसका जो बेटर जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है भ्रंश घाटी। पर्वतीय क्षेत्र, इधर से दबाव पड़ा पर्वतीय क्षेत्र और इस प्लेट का, क्योंकि पैसिफिक ओशन टक्कर दिया जा रहा है, तो प्रभाव लग रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन प्लेट, ये वाली जो माउंटेन प्लेट, इन दोनों का, ये माउंटेन एरिया, इन दोनों का प्रभाव हुआ। तो ये पूरा की पूरा फॉल्ट वैली बन गई। तो पहला सवाल, कैलिफोर्निया की घाटी है, कैलिफोर्निया की घाटी है, फॉल्ट प्लान। चले ओके। तो यहां और आपको जानकारी देते हैं पहले इसी बात पर। इस कैलिफोर्निया पर सैन डिएगो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, मृत्य घाटी,
कहां पर है? आपसे सवाल पूछ सकता है अमृत घाटी कहां पर है? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की घाटी यूएसए में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जाती है। और ये पूरा के पूरा एरिया भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। अब सवाल होता है भूमध्य सागरीय जलवायु विशेषता क्या है? आपको लास्ट वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, उसमें आप देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु विशेषता क्या है। तो पूरा भूमध्य सागरीय जलवायु है, लॉस एंजल्स है, सैन डिएगो है, सैन फ्रांसिस्को है। यानी ये अमेरिका का सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र भी है कृषि उत्पादन के साथ साथ। आग कैसे लगी यहां पर देखें। अब इस ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर है। चलिए मैं आपको वीडियो के द्वारा दिखाएं। ये यूएसए का नेवादा प्रांत है, ग्रेट बेसिन है। यहां हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। इस हाई प्रेशर के क्षेत्र से ये रेंज है कास्केड रेंज, जो मॉर्फोलॉजी में हम बता चुके हैं कास्केड रेंज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, वहां आप देख लीजिए। यहाँ सियरा नेवादा ये रेंज है। यहां से ये हवाएं जब क्रॉस करके आती हैं, फोन के सदृश यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पर कई पास से दर्रों से निकलकर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देती है और हवा की गति बढ़ जाती है। मिस्ट्रल विंड भी कैटाबाइटिक पवन है, सांता आना भी कैटाबाइटिक विंड है। तो ये हवा इधर से आएगी। तो आपसे पूछ सकते हैं सांता आना की डायरेक्शंस क्या है? तो कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में। ये बाजा प्रायद्वीप को प्रभावित करती है। तो इस वाले क्षेत्र पर ये क्या करती है? अचानक जब इस भाग से आएंगी तो नीचे उतरेंगे, आग बढ़ जाती है, अचानक आग लग जाती है और ये आग काफी दिनों तक चलती है। तो उस आग को बुझाने के लिए हमें क्या क्या करती है सरकार, वो हम देखें। अब तो पहला चीज है, ये चीज समझ में आ गया हमारे पास, सांता आना क्या इस आग को प्रभावित करती है, क्या डायरेक्शन है। और देखें आप मैप को आपको दिखा देता हूं। ये आपका लॉस एंजल्स, इसके बाद कोलोराडो रिवर है इसकी सीमा पर, लास वेगास है, माउंट विटनी, योसमाइट नेशनल पार्क, यहाँ पर भी पिछली बार आग लगी है, और सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड, इवन इस क्षेत्र में डिज्नी पार्क भी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस वाले क्षेत्र में ये आग लगती है। अब आग का प्रभाव क्यों कैसे होता है आग का प्रभाव देखें। पहला, वेव करंट। वेव करंट, ये जब वेव करंट आग के सहारे सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ती जाती है तो अगले क्षेत्र की आर्द्रता को खत्म करती जाती है और वहां आग बढ़ती जाती है। तो वेव करंट, वेव कौन सी है? ये हीट है, हीट वेव करंट। दूसरी चिंगारियां। तो चिंगारियां जैसे ये आग लग रही है, आग लगने के बाद ये चिंगारी टूटकर अगले क्षेत्र में इस ग्रीन एरिया में यहां आकर इस वनस्पति में क्या करती है? आग लगाती है। तो ये धीरे धीरे यानी इस एरिया कवर करते हैं तो इसको यहाँ पर बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ जाता है। तो इस प्रकार चिंगारियों के द्वारा भी आग लगती है। तीसरा अभी हमने चर्चा की है ढाल। यदि ढाल 10 डिग्री है तो आग में वृद्धि होगी, ढाल ज्यादा है तो आग में कमी हो जाएगी। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? देखिए बिल्कुल ये चीज समझ में आ रहा है तो रोकथाम भी हम कर सकते हैं। वनों में आग जो लग रही है इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम रोकथाम कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि जहां आग लग रही है अपने
जो भी रिसोर्स हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा उस जमीन का अगले क्षेत्र से संबंध विच्छेद कर दिया जाता है, कुल्हाड़ी फावड़ी के माध्यम से उस क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है, पहला। दूसरा, चिंगारियों को और वेव करंट को रोकने के लिए सरकार, क्योंकि आर्द्रता को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, तो सरकार अपने प्लेन के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा या अपने जो वाटर टैंक है उनके माध्यम से पानी का छिड़काव करती रहती है, ऊपर से भी और धरातल से भी छिड़काव करती है। तो कई लगभग 3000 मीटर से भी ये छिड़काव किया जाता है, जिससे आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ते वो आग धीरे धीरे नहीं बढ़ पाती है। और चिंगारियां भी, जब आग बढ़ जाएगी तो चिंगारियां के द्वारा आग नहीं फैलेगी। और ढाल का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसी संदर्भ में देखें, पिछली बार कनाडा में भी आग लगी थी, रुकी नहीं थी। बोले ऐसा इतना ठंडा प्रदेश है, इसमें आग कैसे लगी? हमारे भारत में कैलिव इसमें है, उत्तराखंड में भी आग लगी, ठंडे क्षेत्र भी है। तो खूब प्रयत्न किया, आग बुझी नहीं। अमेरिका से, कनाडा से आग नहीं बुझी। तो लास्ट में क्या करते हैं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। भगवान भरोसे का मतलब है प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकृति के संदर्भ में अब आता हूं कि साइक्लिक सीजनल जब घटनाएं होती हैं वहां पर ये आग भी बढ़ती है। इसमें हम एक टॉपिक्स और जोड़ना चाहते हैं, अल नीनो फैक्टर भी, ग्लोबल वार्मिंग भी इस आग को बढ़ावा देती है। और ये आग ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है, ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है ये आग। तो अभी कह रहे थे ना कि राम भरोसे उड़ते हैं, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे बादल का निर्माण होंगे, बरसात होगी, क्योंकि ऊपर जाएगी हवा, ऊपर जाएगी ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बादल बनेंगे, बादल होंगे तो बरसात होगी। ऑस्ट्रेलिया में आग कैसे बुझी? जब वनों में जब छिड़काव बरसात हुई, आग बुझ गई। कनाडा में, अमेरिका में आग कैसे बुझी? बरसात हुई। अमेरिका में आग बुझी कैसे हुई? आग। हमारे उत्तराखंड में आग लगी तो बरसात हुई, आग बुझ गई। यानी बरसात के में यदि 5, 6, 10, 5 भी ज़्यादा हल्की फुल्की बूंदें भी आ जाती हैं तो एनवायरनमेंट में आर्द्रता बढ़ जाती है और ये वनों में जो आग है उसका प्रसार नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। अब रोकथाम कर सकते हैं तो भारत के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं रोकथाम पर आ रहा हूं, भारत का और विश्व राजस्थान का संदर्भ भी देखेंगे क्या कंडीशंस हैं। पहला इससे संदर्भित कौन सा अधिनियम है? इसमें सवाल पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। इसके बाद NDM, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सवाल पूछा गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005। वन सुरक्षा अधिनियम 1972। इस NDM, अब मैं थोड़ा सा बाहर चलूंगा टॉपिक से, जीके के पॉलिटिकल में। NDMA का चेयरपर्सन कौन है? इसका जो चेयरपर्सन है वो हमारे PM होते हैं। इसके बाद इसका सहयोग करने के लिए अपेक्स बॉडी है, इसकी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। इसका जो चेयरपर्सन होता है होम मिनिस्टर होता है। यानी अब आप सवाल पूछ सकता है कि NDM का चेयरपर्सन श्री नरेंद्र मोदी जी और NDRF का चेयरपर्सन श्री अमित शाह, गृह मंत्री। तो इस प्रकार यहां से ज्योग्राफी से बाहर से भी टॉपिक से सवाल बनते हैं। अब हम आते हैं भारत, विश्व और राजस्थान के संदर्भ में कहां पर आग लग रही है, क्या क्या इसके उपाय हैं,
वो देखें, ये देखिए विश्व के संदर्भ में देखिए कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, अमेजन बेसिन, साउथ अफ्रीका और कनाडा वाला पार्ट इनमें आग लगती है। भारत में देखें ये वाला पार्ट, भारत में ये सर्वाधिक एक्सट्रीमी एरिया है, इसके बाद ये वाला एक्सट्रीमी एरिया है। कहां पर आग देखी गई है वो हम देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अनुसार। विंध्याचल सतपुड़ा के इन पर्वतीय क्षेत्र पर यानी मध्य प्रदेश में आग लगती है वनों में। इसके बाद ये तराई प्रदेश, इस तराई प्रदेश में आग लगती है। इसके बाद ये हिली एरिया, यहाँ पर भी आग लगती है। ये सब के सब क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर आग लगती है। तो हम बात करें 2019 के अनुसार फर्स्ट जो आग का वन आग का जो क्षेत्र था वो है मिजोरम। उसके बाद छत्तीसगढ़, मिजोरम छत्तीसगढ़ में घटना हुई। उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, इसके बाद असम और इन क्षेत्रों में आग की घटनाएं होती है। इसमें डेटा देखें, एक्सट्रीमी लगभग 4% हमारा एरिया है, यानी हम देखें एक्सट्रीमी टू हाई प्रॉन जो एरिया है, संभावित आग का जो क्षेत्र है वो लगभग 10%, यानी भारत में सबसे ज्यादा वन आग फॉरेस्ट फायर से प्रभावित क्षेत्र कितना है, 4%, लगभग 3.89। और मॉडरेट यानी कितना प्रतिशत एरिया आपका जो कम आग से प्रभावित है, 63, यानी हम कह सकते हैं नियर अबाउट 36% एरिया, जोग्राफिकल एरिया यानी भारत का लगभग 36% एरिया फॉरेस्ट फायर से प्रभावित है। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में लगभग 6 से 7% भूभाग, लगभग 6 से 7% भूभाग फॉरेस्ट फायर से प्रभावित है। फिर सवाल यहां से फिर बनता है, राजस्थान में किन महीनों में या राजस्थान के किन महीने आग के लिए, वनों के आग के लिए हैं या जिनमें आग लगती है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो पीक पॉइंट होता है आग का वो होता है मई, यानी मई में सर्वाधिक वनों में आग लगती है और ये प्रारंभ हो जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 से 6 महीने ऐसे हैं जिसमें सर्वाधिक विश्व में आग लगती है। यदि आप सवाल पूछा जाए फिर यहां से, कैलिफोर्निया के जंगलों में मुख्यतः आग कब लगती है या मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में आग कब लगती है? तो हम कहेंगे गर्मी खत्म होते सर्दी जब लगती है, अर्थात ऑटोमन, शरद ऋतु में सर्वाधिक आग लगती है। यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सर्वाधिक आग लगती है। यदि अब हम वहां पर जाएं दक्षिणी गोलार्ध में, तो फरवरी और मार्च के महीने में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक आग लगती है। और हमारे यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक आग मई में लगती है। ये जो एरिया है हमारा उदयपुर हिल रीजन्स और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का जो रीजन्स है, इन दो क्षेत्रों में आग सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र है, आग के क्षेत्र है। इसके बाद थोड़ा बहुत यहां पर भी आग की घटनाएं देखी जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए किस भाग में ज्यादा आग लगती है, फॉरेस्ट फायर दक्षिणी भाग में, और रीजन्स पूछा जाए उदयपुर रीजन्स में ज्यादा आग लगती है, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक आग लगती है चीजें के लिए। तो ये हमारे पास राजस्थान का डेटा, भारत का डेटा भी हो चुका किन क्षेत्रों में आग लगती है। अभी आप राजस्थान का पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ सवाल हो सकता है, तो किस
वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक आग लगती है। तो उदयपुर में जितने भी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य जैसे, उनमें क्या होती है, आग लगती है, ज़्यादा आग लगती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये भीषण आग है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक्स आपको अच्छा लगा होगा, और भी कोई सवाल से आपके रह गए हैं, कोई भी जिज्ञासा है तो आप नीचे कमेंट करें, आप लिखें, मुझे मैसेज करें, उसे हम और अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो भी सवाल है आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम कंटिन्यू जो टॉपिक्स है उस पर चर्चा करते चलेंगे। नमस्कार। फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अपने घर रहें, सरकार की गाइडलाइंस का अनुसरण करें और सेफ रहें, अच्छा रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहें और कोरोना महामारी आपसे बहुत दूर दूर तक चली जाए, आपके आसपास नहीं आए। नमस्कार।